We are going to discuss about the size of electrode, which is most important topic. साइज़ ऑफ इलेक्ट्रोड सबसे इंपॉर्टेंट कि साइज़ इलेक्ट्रोड का हमने क्या रखना है। हम डिफरेंट शेप के साइज़ ऑफ इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो कि एक बड़ा यूज़ करें और एक छोटा यूज़ करें। तो अब देखिए जो बड़ा वाला है उसकी तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी फील्ड की एज़ कम्पेयर टू छोटे वाले की तरफ। तो वो यही कह रहे हैं कि साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका एरिया इतना है और आपने ऐसे इलेक्ट्रोड रखे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े रखे हैं, ये आपने रखे हैं, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं, तो ये ट्रीटेड एरिया से क्या है, बड़े इलेक्ट्रोड रखे, जबकि ये देखें ये सारी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह आप क्या करेंगे, इस तरह आप डीप हीटिंग तो प्रोवाइड कर रहे हैं लिम्ब को, लेकिन जो बाकी है वो वेस्ट हो रही है। ये मोस्टली हम लिम्ब में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो हमारे बैक के होते हैं उसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं। देन उसके बाद आता है कि आप जो इलेक्ट्रोड का जो है वो स्मॉलर रख रहे हो लिम्ब से भी, ठीक है। लिम्ब आपका इतना बड़ा है, फॉर एग्जांपल नी आपकी या आपकी थाई है वो बड़ी है और आपने इलेक्ट्रोड इधर रखा हुआ है, तो ये सिर्फ आपको सुपरफिशियल हीटिंग प्रोवाइड करेगा, ऊपर से जाके इलेक्ट्रिक फील्ड ना के डीपर हीटिंग प्रोवाइड करेगा। देखिए अब अगर हम डायग्राम को देखना चाहें तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ये कि फ्लैट में प्रोड्यूस और ये कन्वेक्स सरफेस है। अब इलेक्ट्रोड डिफरेंट साइज़ के हैं, देखिए पॉजिटिव है, ये बड़े है, और नेगेटिव है, तो ज़्यादा फील्ड कहाँ पे जा रही है। मैंने आपको बताया कि जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होगी, जो बड़ा होगा साइज़ का। अब करेक्ट साइज़ क्या है कि ये लिम्ब है और इसको आप कर रहे हो, और ये अब यहाँ पे करेक्ट साइज़ इसलिए क्योंकि यहाँ पे डीप हीटिंग भी जा रही है, साथ साथ सुपरफिशियल भी जा रही है, ठीक है। अगर स्मॉलर इलेक्ट्रोड है तो वो ट्रीटेड एरिया इतना डीप नहीं होगा। देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्पेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, कि इलेक्ट्रोड की स्पेसिंग किस तरह होनी चाहिए। इलेक्ट्रोड हमेशा जो होते हैं, अगर आप लार्ज उसको यूज़ कर रहे हैं, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज़ लार्जर, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, स्प्रेड करेगी, स्प्रेडिंग हो जाएगी। अगर डिस्टेंस जो है बिटवीन द प्लेट स्मॉलर होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसाइज रहेगी, ठीक है। अगर स्पेसिंग, अब फॉर एग्जांपल बेसिक रूल अगर मैं आपको बताऊँ ना कि ये आपका इलेक्ट्रोड है, अगर इसकी आप पास स्पेसिंग कर देंगे तो सुपरफिशियल हीटिंग देंगी, और कभी कभार ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा पास पड़े हुए तो हीटिंग होगी नहीं, ठीक है। ऐसे होगा अगर आप इलेक्ट्रोड को टू लार्ज रख रहे हो, ठीक है, तो ये भी वेस्ट ऑफ एनर्जी हो रहा है। अगर आप डिस्टेंस उसका स्मॉल रख रहे हो तो तब भी एनर्जी का वेस्ट हो रहा है। तो एडिक्वेट डिस्टेंस नहीं है तो तब भी नहीं होगी, अनइवन सुपरफिशियल होगी। अगर नैरोइंग है स्पेसिंग तब भी नहीं होगी, वाइड स्पेसिंग है तब भी नहीं होगी, और अगर नैरिंग स्पेसिंग होगी तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि वो सिर्फ सुपरफिशियल हीटिंग प्रोवाइड करेगा। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। अगर हम थ्योरी को रीड करें तो इलेक्ट्रोड की स्पेसिंग नैरो होगी तो सुपरफिशियल टिश्यू को होगा, ये मैंने मोस्ट कॉमनली हर लेक्चर में कह रही हूँ। अगर टू इलेक्ट्रोड प्लेस है अनइक्वल डिस्टेंस के ताबित तो इलेक्ट्रोड नियर द बॉडी होगा, उसको ज़्यादा हीट मिल रही होगी, और जो क्लोजर टू द बॉडी होगा। अब हमारे पास आ जाता है कि डिस्टेंस जो होता है वो किस तरह हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है। अगर हम चाहते हैं कि टू इलेक्ट्रोड को अगर लेस डिस्टेंस हो उसकी विड्थ की बजाय में, कि ये बात इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने की। ये देखिए ये विड्थ उसकी इतनी है, ठीक है, इलेक्ट्रोड की, और उससे भी आपने कम डिस्टेंस पे उसको प्लेस कर दिया है, ये था, और यूँ कर दिया, तो कहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बननी है, आपकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी नहीं ना। अगर हमें नीट सा बना के दिखाऊँ तो यूँ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट फॉर्म, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी नहीं क्योंकि आपने विड्थ ही उसकी इतनी कम थी। इतना डिस्टेंस हम नॉर्मली कहते हैं कि जितनी उसकी विड्थ है उतनी उसकी स्पेसिंग हो। अगर ये विड्थ है ना तो इतनी इसकी स्पेसिंग हो, ठीक है, इलेक्ट्रोड की। अगर विड्थ ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल ये विड्थ है, तो इसके ही डिस्टेंस पे ये प्लेस करें आप इलेक्ट्रोड, इतनी स्पेसिंग हो, उसकी विड्थ पे करते हैं। अगर देखें जितना इसका डिस्टेंस है उतना ही इनके आपस में डिस्टेंस होना ज़रूरी है। देन उसके बाद आता है कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोड किस तरह होनी चाहिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आ रही होते हैं। अब आते हैं 3-4 मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहे थे, 3 यूज़ हो रहे थे, लेकिन एक जो है वो मोस्टली हम नहीं यूज़ कर रहे थे, फिर भी को प्लेनर आता है, काउंटर प्लेनर, मोनो प्लेनर और क्रॉस फील्ड मेथड। अब यहाँ पे को प्लेनर क्या है, को प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में आपने इलेक्ट्रोड की, क्यों एक प्लेन में रख रहे हो आप, इसको किस लिए ट्रीट करने के लिए यूज़ कर रहे हो। को प्लेनर हम मेथड तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमने लार्ज एरिया को ट्रीट करना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लार्ज एरिया को हमने ट्रीट करना है तब यूज़ करें। बैक को और शोल्डर को जब ट्रीट कर रहे होते हैं, बैक आपकी देखें हमारी कमर कितनी बड़ी है, उसको ट्रीट करना हो तो को प्लेनर मेथड। अगर आपने शोल्डर को ट्रीट करना है तब भी आप ये यूज़ करें। आपने थाई को ट्रीट करना है तब भी आप को प्लेनर मेथड यूज़ करें। इसमें क्या होगी, लार्ज हीट होगी, तो ये को प्लेनर मेथड होगा। देन उसके बाद अगर आप काउंटर प्लेनर की बात करें, काउंटर प्लेनर आ जाता है हमारे पास। काउंटर प्लेनर हमारे पास क्या आ रहा होता है कि जहाँ पे आपने ऑपोजिट रखना है,
मतलब काउंटर प्लेनर रखना है, इंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में रखना है। काउंटर प्लेनर इज द मेथड विच इज टू से हिप एंड शोल्डर जॉइंट इलेक्ट्रो ऑपोजिट एस्पेक्ट। देखिए यहाँ पे भी रखा, यहाँ पे भी रखा, तो शोल्डर आप देखें, आप पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में एक फ्रंट पे रखेंगे, पोस्टीरियर, मीडियल लेटरल, इंटीरियर पोस्टीरियर, ये डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास काउंटर प्लेनर आ जाएगा। मोनोप्लेनर एक प्लेन में इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट ट्रीटमेंट डिस्टेंस साइड पे रखना है। इलेक्ट्रोड यूज इन रेडियल, देखिए ये जो होता है ना, ये जो मोनोप्लेनर होता है ना, ये हमारे पास बैक को भी हम ट्रीट कर रहे होते हैं, इसमें ही हम शोल्डर को ट्रीट कर रहे होते हैं, इसमें ही हम नी को ट्रीट कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमारा फुट को ट्रीट कर रहे होते हैं, और ये मोनोप्लेनर आ रहा होता है। इसमें एक ही इलेक्ट्रोड आपने रखा और वहाँ पे हो गया रेडियल वेव बन रही होती है। मोस्टली किस में हो रहा होता है मोनोप्लेनर, हम कोई भी अप्लाई कर रहे हैं उसमें हो रहा था। कैसे, टेंस हो गया मोनोप्लेनर की सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस में ईएमएस, जो कि हमारे पास वीडियो भी पड़ी हुई है ए डॉट मेडिकल नॉलेज में, प्रैक्टिकल इसके आइनोफोरेसिस, उस इन चारों में हम यूज़ कर रहे होते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन हमारे पास जो आता है क्रॉस फील्ड मेथड आता है। क्रॉस फील्ड मेथड जो होता है वो मोस्टली हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन साइनसेस के ट्रीटमेंट और अदर ट्रीटमेंट के लिए हम जो है वो क्रॉस फील्ड पे भी जा रहे होते हैं। क्रॉस फील्ड की बात की जाए तो ये देखिए क्रॉस फील्ड आ गया। क्रॉस फील्ड का मतलब आपने क्या किया, ऑपोजिट फील्ड बना दिया। क्रॉस फील्ड की बात करें अगर हम, तो हमारे पास क्या आती है, हाफ ट्रीटमेंट की प्लेसमेंट आती है। अगर आप मीडियल लेटरल में कर रहे हो, ठीक है, इंटीरियर पोस्टीरियर में कर रहे हो, तो वो क्रॉस फील्ड मेथड आ रहा होता है, ठीक है। अब ये किस लिए यूज़ हो रहा होता है, हमारी नी की ट्रीटमेंट में, साइनसेस की ट्रीटमेंट में ये यूज़ हो रहा होता है। तो ये हमारे पास किस लिए ट्रीट हो रहा है, इन चीज़ों के लिए ट्रीट हो रहा है। फ्रंटल, मैक्सिलरी, एथमॉइड और पेल्विक ऑर्गन को यूज़ कर रहे थे। देन उसके बाद केबल मेथड आ रहा होता है। केबल मेथड जो होता है ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली हम यूज़ कर रहे थे। अब इसमें ना दो किस्म की केबल आ जाती है, अपर लोअर लिम्ब को, जिसको भी आपने ट्रीट करना है केबल मेथड मोस्टली यूज़ कर रहे थे। ज़्यादातर जो होता है हमारे पास दूसरा जो मेथड हमने किया कैपेसिटर मेथड, वो मोस्टली भी यूज़ हो रहा था, लेकिन ज़्यादा केबल मेथड हम प्रेफरेबली यूज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, दो तरह की केबल होती है। एक हमें ना केबल मिल रही होती है जो हम रैप कर देते हैं बॉडी ऑर्गन के दरम्यान, एक वो होती है जो हेलिक्स की फॉर्म में होती है, मतलब एक पाइप के तौर पर। एक वो है कि जो हमने रैप कर दी किसी भी ऑर्गन के ऊपर रैप कर दी, विच इज़ अब हम डिटेल में देखते हैं कि क्या हो रहा था। अगर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दूँ इसका तो आपके लिए इजी हो जाएगा इसको पढ़ना भी, और जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस्ट रहेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं हम। फॉर एग्जांपल आपने ट्रीट करना है अपने फुट को, ये आपका फुट आ गया, आपने केबल मेथड यूज़ करना है। अब केबल मेथड में भी मैंने आपको बताया दो होती है, एक हेलिक्स और रैप। इसमें हम क्या करेंगे, रैप वाली यूज़, रैप कर दी आपने केबल को। केबल को जब आपने रैप कर दी, सर्कुलर में थी, रैप कर दी, अपर लोअर लिम्ब जो भी था, ठीक है। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें बनेगी, दरमियान में बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे याद रखना है, मिड में जो बन रही है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ई से एंड, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब जो एंड पे बनेगी वो क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड पे ना बच्चों आपने ये याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड पे ना ज़्यादा आनी है हीटिंग, डीप हीटिंग। अगर यहाँ पे उसके पेन हुआ है ना, तो मैंने इस तरह इसकी वायरिंग करनी है कि यहाँ पे कोई इंजरी हुई है, ये मसल का स्पाज्म आया तो यहाँ पे हीट है, क्योंकि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमने रखी, वहाँ पे ट्रीटमेंट ज़्यादा होगी, वहाँ पे कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, वहाँ पे चार्जिंग ज़्यादा होगी, सारी चीज़ें ज़्यादा यहाँ पे होंगी। जब आपने ये रखना होता है ना, वायरिंग करनी है, तो आपने ध्यान रखना होता है कि ये सेम डिस्टेंस से हो, मतलब डिस्टेंस इसका जो हो वो मेंटेन रहे, ठीक है। देन उसके बाद जो आता है वो ये आ रहा होता है कि इसके अंदर एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, और इसके साथ साथ यहाँ पे बन रहा होता है एडीज करंट। एडीज करंट बन रहा होता है, ठीक है। एडीज करंट जो होता है वो हमारे पास 90 डिग्री पे बन रहा होता है, ठीक है। ये याद रखना है। इम्पिडेंस आ गई स्मॉलर एरिया को, एडवांटेज इसका क्या आ रहा होता है, ठीक है। एडवांटेज की बात करें जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास एडवांटेज होता है, एक्सटेंसिव एरिया को ट्रीट कर रही थी, इरेगुलर एरिया को कर रही थी, अवॉइड हीटिंग कर रही थी सबक्यूटेनियस को। डिसएडवांटेज क्या हो रहा होता है कि मोनो इलेक्ट्रोड जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, एयर स्पेसिंग इसमें हो रही होती है। ये भी प्रिंसिपल ऑफ केबल पे ही काम करता है, मोनोड इलेक्ट्रोड, लेकिन ये फ्लैट और फ्लेक्सिबल थिक वायर होती है जो रिज सपोर्ट के साथ होती है, lying parallel to the coil, making it impossible to use shorter length of wire than required to the cable. Heating is produced by eddies current, तो हीटिंग एडीज करंट से प्रोड्यूस हो रही होती है, तो मोनो इलेक्ट्रोड हम मोस्टली यूज़ नहीं कर रहे थे। देन उसके बाद जो दूसरी बात आती है वो आती है डोजेज की, कि कितनी डोज हमने यूज़ करनी है ट्रीटमेंट के लिए। डोजेज जो होता है ये हमारे पास डिपेंड कर रही होती है इंटेंसिटी पे और वॉर्म
वार्म एरिया, थर्मल डिस्चार्ज पे, ड्यूरेशन पे 20 to 30 मिनट। अगर आपने डेली ऑल्टरनेटेड डे में एक्यूट इन्फ्लेमेशन या रीसेंट इंजरी हुई है तो हमने यूज़ क्या करनी है, मोर फ्रिक्वेंटली ट्वाइस डे यूज़ करनी है ताकि हमारी इंजरी जल्दी ठीक हो जाए। माइल्ड थर्मल है तो रिड्यूस द पॉइंट, वार्म फेल्ट होनी चाहिए और 5 to 10 मिनट्स की देनी है थेरेपी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो